कक्षा 11 के दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में आपका अगला ये जो पार्ट दिया जा रहा है, आप पिछले वाले पार्ट में आप पढ़े थे कि जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय है ना। इसमें आपको दिया जा रहा है कि कुछ नियमित आकार की वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। जैसे एक पतली छड़ है, पतली छड़ जिसका द्रव्यमान m है, लंबाई l है, और इस व्यास के परितः यहाँ लंबाई के परितः अगर चल रही है तो उसका जड़त्व आघूर्ण होता है ml²/3। और अगर द्रव्यमान केंद्र के परितः है गुणन अक्ष तो I बराबर होता है ml²/12। यह आयताकार पटल है आपका, अगर ये द्रव्यमान केंद्र के थ्रू होगा तो इसका जड़त्व आघूर्ण जो होगा I बराबर m, पूरे का द्रव्यमान m होगा L²b²/12। ये L लंबाई है और ये b चौड़ाई है। अगर वृत्ताकार छल्ले की बात करें तो वृत्ताकार छल्ले में ये वृत्ताकार छल्ला आपको दिखाया गया, इसकी त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान m है। अगर घूर्णन अक्ष के केंद्र से लिया जाए, यानी घूर्णन अक्ष यहाँ से केंद्र लिया जाए, घूर्णन अक्ष बनाया जाए, तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण होगी I बराबर mr²। और अगर वही वलय के तल के स्पर्शी पर लिया जाए, यानी वलय होगा उसके तल पे स्पर्शी पे लिया जाए, तो उसका होगा I बराबर 2mr², क्योंकि इधर का mr² इधर का mr² दोनों जुड़ जाता है। ठीक है। अगर वृत्ताकार चकती है, डिस्क है, ठीक है, प्लेट है मान लीजिए, तो अगर हम इसके द्रव्यमान केंद्र से लें या हम व्यास के अनुदिश लें या हम इस तरफ से लें, जैसे यहाँ हम एक लाइन खींचे हैं, इसको इस तरह से घुमाए हैं व्यास के अनुदिश, और ये आपके व्यास के ही अनुदिश घूर्णन अक्ष बना है, तो इसके लिए जो होगा, जो द्रव्यमान केंद्र से बनाएंगे उसके लिए ये होगा 12mr²। r इसकी त्रिज्या है। यहाँ पे अगर हम इस व्यास के सापेक्ष ऐसे राउंड कर रहे हैं, इधर राउंड कर रहे हैं, तो 2/3mr² हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ये घूर्णन अक्ष मान करके राउंड कर रहे हैं, यानी ऐसे व्यास के अनुदिश राउंड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1/4mr²। ये आपको याद हो जाएगा। यूज होता है आपके सवाल में, इनर्शिया बहुत बढ़िया चैप्टर माना जाता है और IT के क्वेश्चन में भी इसका बड़ा योगदान रहता है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं ठोस बेलन का। ठोस बेलन का अगर हम उसके अक्ष के परितः लेते हैं, ये जो अंदर अंदर जाता है अक्ष ठोस बेलन के लिए, तो 1/2 mr² होता है। ठोस गोला है और वो इसके परितः ही लिया जा रहा है, यानी केंद्र के परितः लिया, 2/5 mr² होता है। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको क्लियर होगा। ये इसकी त्रिज्या थी, ये इसका द्रव्यमान था, इसमें भी द्रव्यमान त्रिज्या है। अगर खोखला गोली कोष है, खोखला बेलन है ना, खोखला गोली कोष है, तो 2/3 mr² होगा। ये आपको समझ में आ गई बात। इसको रिपीट करिएगा ज़्यादा मैक्सिमम। अगला हम लोग देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरी, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ठीक है, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्पेशल भी है। तो देखिए इसमें बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में अगर आपको संबंध प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप कैसे करते हैं। तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, बल आघूर्ण मतलब टाउ, जड़त्व आघूर्ण मतलब I, और ये है अल्फा कोणीय त्वरण। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक पिंड है जो M1, M2, M3, M4 डॉट बहुत सारे द्रव्य कण, जो पिंड हैं वो इस द्रव्य कण से बना है। और ये अगर हम घूर्णन अक्ष लेते हैं तो हर एक द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष अलग अलग होगा, M1, R1, R2, R3, R4। ये हमने देखिए शो किया है। सोचिए जरा कि अगर ये पिंड को कोणीय वेग ओमेगा से घुमाएं या त्वरण दें, तो सारे ये द्रव्य कणों का तो त्वरण वही होगा, कोणीय वेग वही होगा। यानी घूर्णन गति में द्रव्य कणों का कोणीय वेग और कोणीय त्वरण सभी कणों के लिए समान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिए, माना एक पिंड M1, M2, M3 डॉट द्रव्यमान के कणों से बना है। क्रमशः R1, R2 इनकी घूर्णन त्रिज्या है। पिंड अल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णन गति करता है, तो पिंड का द्रव्यकण का कोणीय त्वरण अल्फा समान होगा, यानी सबके लिए एक जैसा रहेगा।
एक कण के लिए हम लोग ले लेते हैं m1 कण के लिए कण का रेखीय त्वरण क्या होगा? रेखीय त्वरण भाई कण का जो गति होगा वो तो रेखीय पथ पे होगा, वृत्तीय गति टाइप का होगा, तो उसका त्वरण हो जाएगा a1 r1 अल्फा, यानी a बराबर r अल्फा आपको पढ़ाया गया है थ्योरी। तो पहले कण के लिए a1 r1 अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा नहीं बदलना है। अब m1 पर बल अगर शो करें तो F बराबर ma होगा, तो 1 1 1 करेंगे तो यहाँ a1 की जगह पे r1 अल्फा हो जाएगा। ठीक है। अब m1 पर कार्यरत बल आघूर्ण होता है बल गुणे क्रिया रेखा की दूरी, तो टाउ 1 बराबर F1 r1, क्योंकि क्रिया रेखा की दूरी पहले पिंड के लिए क्या है? r1 है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे दिखाया है हमने। तो अब यहाँ पे ये कर दिया हमने, f का मान ये वाला उठा करके हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। तो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा, यानी m1 कण के लिए ये हुआ। तो उसी प्रकार m2 कण भी चल रहे हैं साथ साथ, तो m2 कण के लिए हो जाएगा टाउ 2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा, टाउ 3 का हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार जितने कण होंगे चलेंगे। अगर पूरे पिंड का बलाघूर्ण अगर हम निकालें तो प्रत्येक कणों के बलाघूर्ण को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमने ये जोड़ दिया, जितने कण होंगे अनंत तक उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद टाउ बराबर, अब सबके हम मान रखना तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा, इस तरह बढ़ता जाएगा। इसमें अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। देखिए प्रत्येक द्रव्यकण का द्रव्यमान और उसकी क्रिया रेखा के दूरी का वर्ग गुणनफल जड़ताघूर्ण कहलाता है। तो अगर इन सबको हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा सिग्मा mr स्क्वायर, और सिग्मा mr स्क्वायर को हम कहते हैं पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा टाउ बराबर आई अल्फा। क्लियर हो गया? तो कभी कभी टाउ को c भी कहते हैं, c बराबर आई अल्फा भी होता है, इसको भी बल आघूर्ण कहते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और थ्योरी देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है पिंडों की। तो किसी निश्चित अक्ष के परितः, याद रखिएगा, किसी निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन गति करते पिंड की ऊर्जा पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये रेखीय गतिज ऊर्जा की तरह ही है। रेखीय गति में किसी पिंड का जो है निहित ऊर्जा उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा कहलाती है। वैसे ही है कि किसी निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए, घूर्णन करना है, गति उसकी घूर्णन होनी चाहिए तभी घूर्णन ऊर्जा होगी, तो पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे ओमेगा पिंड का कोणीय वेग है और आई पिंड का जड़ताघूर्ण है। सत्यापन दे रहे हैं, सेम कंडीशन है पीछे वाले का। जो थ्योरी हम ये पढ़े थे, ये थ्योरी जो हम पढ़े थे वही थ्योरी यहाँ भी चल रही है। देखिए कैसे, माना एक पिंड है m1 m2 m3 द्रव्यमान के कणों से बना है, ये दिखा रहे हैं हम लोग, और जिसकी घूर्णन त्रिज्या r1 r2 r3 डॉट डॉट है। कणों का कोणीय वेग ओमेगा होगा, क्योंकि पिंड का जो वेग हो घूर्णन गति में कोणीय वेग होगा वही किसका होगा? कणों का भी होगा। ये हम आपको दे रहे हैं। एक कण के लिए कहते हैं m1 कण के लिए m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग, ठीक है ना, v बराबर क्या होगा? r ओमेगा। ठीक है। तो पहले कण के लिए दे रहे हैं तो उसकी त्रिज्या अलग है, v अलग होगा, तो v1 r1 ओमेगा, ये सूत्र आप यूज किए हैं। अगर m कण के लिए गतिज ऊर्जा लेंगे तो हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं, तो k1 बराबर हाफ mv1 स्क्वायर। v1 की जगह ये मान को पुट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार अन्य कणों के लिए लेंगे तो दूसरे कण के लिए आएगा k2 बराबर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तीसरे कण के लिए लेंगे तो m3 k3 बराबर हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार अन्य सभी कणों के लिए। पूरी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो इसमें जितने भी द्रव्य कण हैं उनकी रेखीय गतिज ऊर्जा को काउंट कर दीजिए। तो ये आपकी काउंट हो रही है ऊर्जा। अब सबके हम यहाँ पे मान लिख देते हैं, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखिए ऐसे बढ़ता जाएगा, जगह नहीं है इसलिए और लिखना चाहिए था हमें। नीचे देखिए
हम इसमें से हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ओमेगा स्क्वायर और हाफ कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा m1r1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा m2r2 स्क्वायर, इसी प्रकार आगे बढ़ जाएगा। अब इसी की पूरे मान को हम सिग्मा mr स्क्वायर कहते हैं और यही मान I के बराबर होता है, यानी जड़ता गुण के बराबर होता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यही हो जाएगा आपका K बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्लियर हुआ? तो ये दोनों ही थ्योरियाँ आती हैं, और जैसा मैं थ्योरी दिया हूँ ऐसा थ्योरी देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप इसको ठीक से अगर याद कर लें, थोड़ी सी इसमें बारीकी को समझ लें, तो आपको बहुत आसानी से थ्योरियाँ आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।